5 काऊ अभी मिल्किंग में है और 5 काऊ का लगभग 100 लीटर के आसपास प्रतिदिन का दूध उत्पादन होता है। लगभग 34-35 रुपए के आसपास हमें गाय का दूध सेल हो जाता है। जैसे गाय ये नीचे वाला पानी पीने के लिए यहाँ पे मुंह लगाएगी तो ये पानी वाला चालू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पानी 24 घंटे ये रहेगा। तो लगभग हमारा आधा काम तो ऑटोमेशन से हो जाता है। उसके बाद सिर्फ गोबर उठाना और हरा चारा खेत से लाना, मैन्युअली सिर्फ ये काम होता है। डेयरी फार्म की नीम जो है वो आपकी गाय है, वो आपकी ब्रीड है, उसका सिलेक्शन आपने सही कर लिया, आप कभी डेयरी फार्मिंग में फेल नहीं होंगे। जब स्टार्ट किया जी तब आपके पास कितनी गाय थी? अभी आपके पास कितनी गाय? एक गाय में खरीद के लेके आया था। ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो एक ही गाय थी, उसके बाद इसकी मदर हुई, तो ऐसे कर करके हम आगे बढ़ते गए। अभी लगभग 14 गाय है। हाईएस्ट सर 28-30 लीटर ये गाय दूध कर रही है। वो जो 20 लीटर दूध दे रही थी उसकी ये तीसरी पीढ़ी है अभी तीसरी पीढ़ी में हम 10 लीटर ऊपर आ गए। किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। लेकिन आज का वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस फार्म में खड़े हैं यहाँ पर 15 गाय हैं, लेकिन ये सारी गाय उन्होंने अपने यहाँ पर खुद से ही तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस डेयरी फार्म के बारे में। नमस्ते विशाल भैया। नमस्ते। वैसे तो हमारा संपर्क काफ़ी लंबे समय से है, हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं जी। मैंने काफ़ी जगहों पर मतलब आपके बारे में ये सुना था कि जैसे आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, लेकिन आपका जो मेन काम है वो ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं जी, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए और अपना फार्म कहाँ पे है उसकी लोकेशन बताइए। जी, मैं नीमच जिले के छोटे से गांव हनुमंतिया राव जी, जो नीमच से 15 किलोमीटर दूरी पर है और एमपी में नीमच एमपी। ठीक है जी। तो विशाल शर्मा हनुमंतिया राव जी। तो अभी सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में बताइए कि आपने फार्म कब स्टार्ट किया था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो थोड़ा सा। जी, मैंने डेयरी फार्म कमर्शियल रूप में लगभग 2020-21 के आसपास स्टार्ट किया। उससे पहले जो पुश्तैनी चल रहा था उसको छोड़ के वापस एचएफ गायों के ऊपर 2020-21 में स्टार्ट किया। ठीक है। तो आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में वो थोड़ा सा मैं जानना। जी सर, मैं ग्रेजुएट हूँ और 12th के बाद डेयरी फार्म लगभग स्टार्ट हो गया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते डेयरी फार्म चालू रनिंग में हो गया। ठीक है। अब मेन चीज़ एक आती है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे गांव हो या फिर शहरों में, हम जब भी पढ़ाई होती है तो परिवार वाले यही सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लेगा तो ये जॉब कर लेगा, पढ़ाई होने के बाद में वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा जी। लेकिन आपने पढ़ाई के बाद में एग्रीकल्चर में आना, डेयरी फार्मिंग करना, इसके बारे में क्यों सोचा, इसमें क्यों आए, वो थोड़ा सा मेरे। सर, डेयरी फार्मिंग में आना मैंने पढ़ाई के बाद नहीं सोचा। मैंने पढ़ाई से पहले, पढ़ाई जब चल रही थी तब से ही डेयरी फार्मिंग में आने का सोच लिया था, क्योंकि डेयरी फार्मिंग एक बचपन से शौक था और इसको बड़े लेवल पर करना है, ये चीज़ पहले से दिमाग में थी, इसलिए इसको पढ़ाई होते से स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे हम डेयरी फार्मिंग जब भी करते हैं तो डेयरी फार्मिंग में किसानों के दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हम गायों के ऊपर जाएं या फिर हम भैंसों से डेयरी फार्म स्टार्ट करें। तो फिर आपने गायों का सिलेक्शन क्यों किया कि भाई हमें गायों के साथ जाना है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। जी सर, आपको जल्दी ग्रो करना है और जल्दी अपने फार्म को बढ़ाना है तो आपको गायों पर ही जाना होगा और एचएफ गायों पर ही जाना होगा। भैंस में समस्याएं बहुत सारी आती है। भैंस का मैनेजमेंट एक तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। मैनेजमेंट कैसे, मिल्किंग करना उनकी, और उनकी मिल्किंग का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है और पीरियड कोई फिक्स नहीं होता है कि 12 महीने तक दिया, 8 महीने तक दिया, कोई भैंस 6 महीने तक ही देती है। हालांकि मुर्रा बफेलो भी देती है दूध, लेकिन इतने लंबे समय तक नहीं दे सकती जितना कि एचएफ गाय देती है। तो प्रॉफिटेबल जो है वो भैंस से ज़्यादा हमें गाय लगी, वो भी एचएफ गाय। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया एचएफ गाय के बारे में जी, तो आप थोड़ा सा हमें आपकी जो गाय हैं वो दिखाइए, उनकी ब्रीड है उनके बारे में दिखाइए, गाय की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा हमारे किसान। सर, मेरे पास ये एचएफ गाय है और ये तीसरी पीढ़ी से मेरे पास है, मतलब इसकी मदर भी मेरे पास बड़ी हुई है, उसकी नानी माँ जो है वो मैं खरीद के लाया था। तो ये तीन सारी जो गाय है मेरी 2-3 पीढ़ी, यानी कि सब ब्रीडिंग कर करके यहाँ की जनरेशन ही है। तो ये लगभग दिन का 28 लीटर दूध करती है और इसकी मदर भी मेरे पास ही है, वो 24-25 लीटर दूध करती है। इसकी जो नानी माँ थी वो 20-22 लीटर दूध करती थी, वो अब हमारे पास नहीं है, किसी कारणवश बीमारी के कारण वो हमारे बीच नहीं रही है। तो इस ऐसे ही ब्रीडिंग कर करके हम आगे पहुँचे हैं। ठीक है। तो आगे भी ब्रीडिंग चल ही रही है। ये जो काफ है ये इनसे भी ज़्यादा प्योरिटी में आ गए हैं। तो ऐसे ब्रीडिंग कर करके आप डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ब्रीडिंग के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब स्टार्ट किया जी तब आपके पास कितनी गाय थी, अभी आपके पास कितनी गाय है टोटल, उसके बारे में। सर, स्टार्टिंग में जो इसकी बात कर रहा था, इसकी जो नानी माँ है, मतलब वो एक गाय में खरीद के लेके आया था। ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो एक ही गाय थी, उसके बाद इसकी मदर हुई, तो ऐसे कर करके हम आगे बढ़ते गए। हमने गाय खरीदी भी है, लेकिन खरीदी हुई लगभग हमने बेच दी है। अभी सारी गाय हमारे पास खुद की होम ब्रीड ही है। ठीक है। तो टोटल अभी कितनी गाय हैं? अभी लगभग 14 गाय हैं। 14 मतलब सारे छोटे बड़े सब करके 14 बड़े सारे मिला के 14 है। 14 है। तो 14 में अभी
मिल्किंग के ऊपर कितनी है, छोटे बछड़े कितने हैं? सर मिल्किंग में 5 गाय हैं, एक ड्राई में है, ऐसा करके हमारे पास बाकी हीफर है, काफ है, 3-4 छोटे काफ है, 3-4 हीफर है और एक प्रेग्नेंट गाय है और बाकी 5 मिल्किंग में। ठीक है। अब मेन चीज़ के बारे में जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि ब्रीडिंग। जैसे आपने बताया कि हाँ ब्रीडिंग करके आपने तीसरी पीढ़ी पे आया है, चौथी पीढ़ी भी आपके पास में छोटे बच्चे हैं। ठीक है। तो एक किसान, हम जब भी डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, मैं किसानों को यही कहता हूं कि आप सिर्फ डेयरी फार्मिंग में सिर्फ दूध बेच के पैसा नहीं कमा सकते, अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है। आपको ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। तो आप कैसे ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग में आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे आप मतलब इतनी लाइन आगे आप जा चुके हैं, इतना अच्छा आप ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे को आप समझे, इसका आपका क्या? जी, सबसे पहले तो आपने अभी बोला कि सिर्फ मिल्क से आप डेयरी फार्म रन नहीं कर सकते। ये बात को मैं काटूंगा, मिल्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क जब आएगा जब अपने पास ब्रीड होगी। अपने पास ब्रीड ही अच्छी नहीं है तो मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? तो वो ये है कि कम मिल्क से आप रन नहीं कर सकते, आपको कम गाय में ज़्यादा दूध उत्पादन चाहिए होगा, वो ब्रीड के बिना संभव नहीं है। तो हमारे पास ब्रीड जो है उससे अपन आगे आगे इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। कोई गाय 30 दे रही है, उसको ब्रीडिंग करके 35 पे जाएगी, अगली पीढ़ी 40 पे जाएगी। तो ब्रीडिंग का सबसे पहला ये रोल होता है, आपके पास कोई सी भी गाय है, जैसे क्रॉस है, जर्सी है, एचएफ है, जर्सी क्रॉस है या फिर देसी भी है, आप धीरे धीरे करके उसको ब्रीडिंग पर ले जाइए। यानी कि आपने अपने क्रॉस गाय है, कोई 10 लीटर पूरे दिन का दूध देती है और एचएफ क्रॉस है, जर्सी क्रॉस है, उसको आप प्योर एचएफ का सीमन लगाइए। ठीक है। उसकी जो फीमेल आएगी वो 100% प्योर नहीं आएगी, लेकिन 70-80% प्योर आएगी। वो जैसे ही आएगी, आपकी गाय जो 10 लीटर दूध दे रही थी, वो फीमेल काफ जो आएगा वो पूरे दिन का 15 लीटर दूध देगा। ऐसे कर करके उसको फिर आप प्योर एचएफ का फिर लगाओगे। सेम सीमन नहीं लगाना है, उस सीमन के ऊपर जो नंबर रहते हैं जिसपे उसका नाम भी रहता है, कि जैसे कि अरमाडा का सीमन है, आपने अरमाडा का सीमन जिस बछड़ी को लगाया, वो 2 साल बाद जब 1 साल बाद जब हीट पे आएगी, वापस उसको अरमाडा का सीमन आप नहीं लगाओगे तो ही सक्सेस होगी, नहीं तो इनब्रीडिंग हो जाएगी, बहुत सारी समस्या आएगी। तो ये अपन को पूरा डाटा रखना है कि अपन ने इसको कौन सा सीमन लगाया था, वापस उसको कौन सा सीमन लगाना है। तो ऐसे करके पीढ़ियों में चेंज करते जाना है। जो बुल के नेम होते हैं वो चेंज करते हैं, यानी कि बाप को चेंज करना है। ठीक है। मतलब जो बछड़ी का जो बाप है उसको पैदा हुई, उसी के बाप का सीमन वापस उसको नहीं लगेगा। ठीक है। ये करके आपको ब्रीडिंग का ध्यान रखना है। ठीक है। तो अभी जैसे आपने पहले बताया कि आपके पास जो फर्स्ट जो गाय थी उसका 20 लीटर के आसपास दूध था। हाँ, प्रतिदिन। अभी आपके पास जो हाईएस्ट मिल्किंग वाली गाय है उसका कितना? हाईएस्ट सर 28-30 लीटर ये गाय दूध कर रही है। वो जो 20 लीटर दूध दे रही थी उसकी ये तीसरी पीढ़ी है अभी तीसरी पीढ़ी में हम 10 लीटर ऊपर आ गए। तो हम 4-5 पीढ़ी तक जाएंगे आराम से। पंजाब वाला जो शेड्यूल है 40-50 लीटर वाला, हम आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये ब्रीडिंग का ही कमाल है। ठीक है। अब जैसे ब्रीडिंग के बारे में हमने जाना, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोई भी किसान डेयरी फार्म जब स्टार्ट करता है, डेयरी फार्म में हम शेड बना देते हैं, शेड में अगर कोई दिक्कत हो गई तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास में होता है। लेकिन मेन चीज़ होती है हम गाय का जो सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ब्रीड का कैसे सिलेक्शन करें, कोई गाय हम ले रहे हैं तो क्या चीज़ें देख के उसका सिलेक्शन करें, वो थोड़ा सा। जी, आमतौर पर डेयरी फार्मिंग करना का सबसे बड़ा नींव जो किसान मानता है डेयरी फार्मिंग की नींव, वो डेयरी फार्म के शेड को और उसके रख रखाव को मानता है। लेकिन डेयरी फार्म की नींव जो है वो आपकी गाय है, वो आपकी ब्रीड है, उसका सिलेक्शन आपने सही कर लिया, आपकी नींव मजबूत वहीं से हो जाएगी, आप कभी डेयरी फार्मिंग में फेल नहीं होंगे। सही कैसा करना है, आपको गाय की प्रॉपर डिटेल आपके पास होना चाहिए, वो कौन से ब्यात में है, वो कब पैदा हुई थी और उसकी माँ ने कितना दूध दिया था, या प्रॉपर डिटेल जिस किसान के पास हो, वो उसने ट्रांजैक्शन पीरियड में कितना फीड खाया, ट्रांजैक्शन पीरियड में उसकी अच्छी देखभाल हुई नहीं हुई। आप ताज़ा गाय बच्चा देके लेके आ गए, आपको पता नहीं उसने ट्रांजैक्शन पीरियड में कितना खाया क्या किया, तो वो गाय आपके यहाँ सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो गाय का बैकग्राउंड क्या है और वो कौन सी ब्रीड की है। आपको गाय पहचानने एक 2 मिनट के वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते कि आपको एचएफ गाय को कैसे पहचानना है, या आपको खुद उसके ऊपर रिसर्च करना होगा कि एचएफ गाय कौन सी होती है, क्रॉस गाय कौन सी होती है, दूध कौन सी गाय ज़्यादा दे सकती है। अब जैसे एक चीज़ और है कि किसान भाई जब भी डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे पंजाब में काफ़ी अच्छे डेयरी फार्म है, वहाँ की गायें काफ़ी अच्छी होती है, तो किसान वहाँ से ला के डेयरी फार्म अपना स्टार्ट करने की सोचता है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? जी, अगर आपका ब्रीड सिलेक्शन सही है, आपको गाय की परख है, तो आप दुनिया में कहीं से भी गाय लाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी गाय लेनी कौन सी लेनी है, आपको ब्रीड का नॉलेज नहीं है, तो आपको पंजाब नहीं जाना चाहिए। और आसपास भी जाओगे नॉलेज नहीं है तो नुकसान तो दोनों जगह हो जाएगा। आपके पास नॉलेज है तो बिल्कुल पंजाब से ले सकते हैं, बस वहाँ की कुछ गाइडलाइंस होती है, वहाँ की नहीं, मतलब वहाँ की गाय सक्सेस करने की, कि अपन को
वहाँ की जो गाय होती है वो डायरेक्ट अगर ले आए अपन, कोई काविंग के लिए रेडी है, 10 दिन में 15 दिन में काविंग होने वाली, वैसे गाय आप लेके आ गए तो वो गाय सक्सेस होने में दिक्कत करेगी, वो सेट होने में दिक्कत करेगी। वहाँ से आप हिपर्स ला सकते हो, जैसे 6-7 महीने प्रेग्नेंट गाय, या फिर हिपर्स ही पहले ब्यात की जो हिपर्स होती है 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट, वो गाय आप लेके आ गए, फिर आपको चाहे नॉलेज थोड़ा कम भी होगा तो भी वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो गायों के बारे में तो ये बात है। अब आप अपना जो थोड़ा सेटअप है उसके बारे में आप मेरे को समझाइए कि आपका जो शेड है वो कितने एरिया में है, कितने स्पेस में आप ये जो 14 गायों का डेयरी फार्म है वो कर रहे हैं, वो थोड़ा समझाइए। जी सर, मैंने 3-4 साल पहले ये 14 गायों का डेयरी फार्म बनाया था, जिसकी लंबाई मैंने 40 फीट रखी है, ताकि 5 फीट एक गाय को जगह मिल सके, 8 गाय इधर और 8 गाय इधर। और ये जो 40 फीट लंबाई है और चौड़ाई है जो 24 फीट है, ताकि एक गाय को कम से कम 8 फीट इधर मिल जाए, 8 फीट इधर वाली गाय को मिल जाए, और 2-2 फीट की दोनों तरफ खुरली खाने की जो होती है, ऐसे करके मेरा 20 फीट कवर हो जाता है, तो 24 फीट की चौड़ाई पर्याप्त रहेगी। अब जैसे ऊपर आपने टीन शेड जो डाल रखा है, इसकी हाइट आपने कितनी ली है, इसकी जो हमने जो इसकी दिशा देखते हैं, दिशा कौन सी है, उसके बारे में भी आप थोड़ा समझाइए। दिशा देखने में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि जो पूर्व से जो पश्चिम की जो रहती है लंबाई वो रखनी चाहिए, हमने उसमें ये चौड़ाई रख ली है, तो सुबह भी धूप उधर से आ जाती है, फिर धूप इधर से आती है, तो शाम को इधर से आ जाती है, तो थोड़ा इसमें धूप का दिक्कत रहता है। इसलिए आप जब भी शेड की लंबाई रखो तो वो पूर्व से पश्चिम रखोगे, तो उसमें धूप आपको 24 घंटे आपके फार्म में धूप नहीं रहेगी, वो जिस टाइम आएगी उस टाइम ही हल्की बुद्धि रहेगी। तो एक तो ये है, और हाइट जो रखनी है वो अपन को इतनी रखनी है कि हवा इधर से इधर पास आसानी से हो जाए, और जो डायरेक्ट हीट जो आती है वो आपके पशु पर नहीं आए। उसके लिए आपको कम से कम 18-20 फीट अपने शेड की हाइट रखनी पड़ेगी। हमने भी रखी थी स्टार्टिंग में 18 फीट, लेकिन स्टार्टिंग में इतना नॉलेज था नहीं, वापस से भरा हो, जैसे उठा सीसी हुई नीचे भरा हुआ, तो ये हाइट धीरे धीरे कम करके 15-16 फीट पर आ गई। तो आपको डेयरी फार्मिंग में आगे देखना कर चलना है कि यहाँ पर कितना नीचे भराव आएगा, उस हिसाब से आपको कम से कम 18 फीट तो लास्ट में आपको चाहिए हाइट, तब जाके डेयरी फार्मिंग में अच्छा वेंटिलेशन बनेगा, तो हीट स्ट्रेस जो रहेगा वो इतना अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो फर्श है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। जी, फर्श यहाँ पर कच्चा फर्श रखना पॉसिबल नहीं था, हमने साल भर रख के भी देखा, लेकिन गाय पेशाब करती है, वापस बारिश का पानी कभी आ जाता है अंदर, ऐसा करके कीचड़ बन जाता है और मास्टाइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पक्का फर्श रखकर इस पर नीचे बेड के लिए मेट लगाया है, जिससे साफ सफाई करने में भी आसानी रहती है और गाय को बैठने में आरामदायक रहता है। गाय जब खड़ी होती है तो उसके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसके लिए मेट पक्का फर्श करके ऊपर मेट लगाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपका जो फार्म है यहाँ पर आपकी जो गाय है उनका टेल टू टेल मतलब सिस्टम है, ठीक है, दोनों का जो फेस है वो दोनों के बाहर की साइड है। तब जैसे बीच में आपने ये जो सिस्टम बना रखा है, जैसे बीच में से अपना जो टॉयलेट है इनका यूरिन आ रहा है जी, तो इसके बारे में आप मेरे को बीच में आपने कितना स्लोप दिया है वो थोड़ा सा समझाइए। जी सर, वो वहाँ स्टार्टिंग से लेकर आगे तक लगभग 1 फीट का ढलान है, और ये जो ढलान है ये तो बिल्कुल आधा फीट के लगभग है, जो दोनों तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ पेशाब जो करती है गाय वो बीच में आ जाता है और नाली के थ्रू होते हुए वापस बाहर निकल जाता है। गायों का जो टेल टू टेल ढलान है वो ऐसे रखा है, और इस नाली का ढलान है जो लंबाई में रखा है। तो आपने दोनों साइड पे इसका स्लोप दिया है? दोनों साइड में जी। अब उसके बाद में आपने जो खुरली बनाई है और जो पानी पीने का आपने जो सिस्टम बनाया है उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को समझिए। क्यों अक्सर हम जब भी डेयरी फार्म देखते हैं तो किसान उसमें ज्यादा पैसे लगाते हैं जी, ठीक है, तो आपने ये इसमें लो कॉस्ट में बनाया, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जी। इसका कॉस्ट जो पक्का जो बन रहा था ईट सीमेंट वगैरह में, उसका लगभग आधे से भी कम इसका कॉस्ट आया है। उस टाइम में लगभग हमें 8 गाय का हमने एक टाइम पे बनाया था, तो 8 गाय में लगभग 8-10 हज़ार रुपये में बन गया था, और उधर 8-10 हज़ार रुपये में बन गया था, यानी कि 15 गायों का लगभग 15-20 हज़ार में हमें पूरा हो गया था। एक ड्रम आता है 1,000 रुपये का, उस टाइम पे आता, अभी कभी महंगा हो गया होगा, तो एक ड्रम में 2 गायों का बन जाता है और थोड़ा बहुत लोहा लगता है, ऐसे करके लगभग पक्का जो बनाते हैं उससे आधी रेट में ये बन जाता है। ठीक है, उसके साथ में आपने पानी पीने का ये जो बाउल सिस्टम है वो लगाया, इसके बारे में थोड़ा ये सर ये है कि इसमें कोई भी वाटर लेवलिंग करने की आपको जरूरत नहीं होती है, सीधा टंकी को थोड़ी ऊंची हाइट पर रखना है इससे, और ये पाइप लाइन लगाना है और इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। जैसे गाय ये नीचे वाला पानी पीने के लिए यहाँ पे मुंह लगाएगी तो ये पानी आना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी 24 घंटे ये रहेगा। इससे क्या होता है कि ये जो सिस्टम है इसमें जो पानी दूसरी गाय पिएगी तो इसका पानी जो है दूसरी गाय के नहीं जाएगा, इसका ये पी लेगी, खत्म कर लेगी और खत्म, वापस ये पिएगी। इसका एक गाय का पानी दूसरी गाय को नहीं जाता है, इसका लार जो होती है एक गाय की वो दूसरी गाय को नहीं जाती। ठीक है, अगर कोई गाय बीमार है या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो दूसरी गाय, हाँ, ऐसी जो संक्रमण फैलने वाली जो बीमारियां होती है वो इससे उसका खतरा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि हम जब भी डेयरी फार्म चलाते हैं तो जब तक हमारा जो सिस्टम है, जो शेड्यूल है, अगर वो सही नहीं है तो हम डेयरी फार्म से अच्छा आउटपुट नहीं ले पाएंगे। तो आपका जो डेली शेड्यूल है, डेली शेड्यूल क्या है, कैसे इस फार्म में काम होता है, वो सारी चीजें जी। डेली का शेड्यूल है, एक तो इनका फीडिंग का जो है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, इनको
इनको हम फीडिंग करते हैं, जैसे हरा चारा और सूखला दोनों मिक्स करके इनको डाल देते हैं। उसके बाद फीड जो होता है पशु आहार वो उसको इनको डाल देते हैं, और साथ में मिल्किंग चल जाता है, गोबर भी उसी टाइम उड़ जाता है, तो मिल्किंग और फीडिंग दोनों एक साथ हो जाता है और गोबर भी साफ सफाई हो जाती है, तो सारा काम उसी टाइम फिनिश हो जाता है। और फिर 10 बजे के आसपास यहाँ सफाई हो जाती है, तो हम फ्री हो जाते हैं। 8 बजे फीडिंग से तो 8 बजे फ्री हो जाते हैं। सफाई दिन में आप कभी भी करो चलेगा, लेकिन फीडिंग 8 बजे फ्री हो जाते हैं सुबह। ठीक जी। अब जैसे फीडिंग के बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि फीडिंग जो आप करते हैं जी, उसमें आप सूखा चारा हरा चारा कब देते हैं, उसके बाद में जो अपना जो दूसरा जो फीड आता है वो कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को। जी सर, वैसे तो इसका गायों के लिए हमने को एक प्रॉपर मिक्स राशन बनाना चाहिए, जैसे हरा चारा, सूखा चारा और पशु आहार, तीनों को मिक्स करके एक गाय को जैसे कि 15 किलो हरा चारा चाहिए एक टाइम में, 15 किलो हरा चारा हो गया और 2 से 3 किलो सूखा चारा हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया, डाल दिया, और ऊपर से इनको 4 से 5 किलो जो फीड जाता है वो उसी चारे में डाल के मिक्स कर दिया। ये मिक्स करके ये डल जाता है। प्रॉपर यही तरीका है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर थोड़ा सा पहुंचते हैं तो TMR की मशीन आती है, एक जो ट्रैक्टर के पीछे अटैच होती है वो, या फिर जो आजकल मैनुअल आ रही है जो छोटे डेयरी फार्मर भी चल सकती है, तो वो वाली आप TMR मिक्स राशन अपने पशु आहार की फीडिंग का सबसे बेहतर तरीका है, और इनकी पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम, फैट, मिल्क प्रोडक्शन सारे में वो अच्छे से काम करता है। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो प्रोडक्शन है, आपका मिल्क प्रोडक्शन डेली का कितना है, उसका आपका मार्केट कहाँ है, रेट क्या मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो अभी 6 एडल्ट काऊ है, उसमें से 5 काऊ अभी मिल्किंग में है, और 5 काऊ का लगभग 100 लीटर के आसपास प्रतिदिन का दूध उत्पादन होता है, जो कि अपना खुद का कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पर रिटेल काउंटर है, वहाँ पर रिटेल भी होता है, और जो अपन दूसरे किसानों का दूध भी खरीदते हैं, और वापस जो दूध बच जाता है वो आगे कंपनी को जाता है, प्लांट जो होते हैं दूध के उनकी गाड़ी पर चढ़ता है। ठीक है। तब जैसे नॉर्मल हम रेट की बात करें, रिटेल का जो रेट है वो अलग होता है, रिटेल का तो हाँ। बाकी अगर नॉर्मल आपका जो प्लांट पे जाता है उस हिसाब से अगर हम रेट की बात करें तो आपको क्या रेट मिल रही है? वो लगभग ज़रूरत के हिसाब से कम है अभी हमारे MP में, बाकी राजस्थान, गुजरात, इन सब की तुलना में MP में अभी दूध के रेट बहुत कम है। लगभग 34-35 रुपये के आसपास हमें गाय का दूध सेल हो जाता है, बल्क में चाहे कितना भी हो। रिटेल में तो जो है वो होता है, लेकिन यही रहता है। हाँ, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका जो डेली अगर हम अर्निंग की बात करें, अगर 35 रुपये के आसपास आपका अगर रेट आता है और 100 लीटर आपका दूध है तो लगभग 3500 रुपये का आपका अर्निंग होती है जी। अब इसमें हम खर्चे की बात करें तो पर डे आपका कॉस्टिंग कितना आता है इस फार्म को मैनेज करने में? वो खर्चे की बात करें तो सर, हम जो गाय दूध नहीं देती है उसका भी खर्चा गिन के चलते हैं, लेकिन सिर्फ गाय का 5 गाय दूध दे रही है एक ड्राई में है, तो सिर्फ इन 6 का खर्चा गिनेंगे। बाकी जो काफ तैयार हो रहे हैं वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जाके तैयार होंगे, वो अलग प्रॉफिट देंगे, बेचेंगे तो अलग पैसा देंगे, उसको हम इस खर्चे से लेके अलग चलते हैं, तभी जाके डेयरी फार्मिंग रन करता है। किसान भाई क्या करते हैं कि गाय 10 लीटर दूध दे रही है, मैंने 3 लीटर तो बछड़ी को पिला दिया, अब क्या करूँगा, गाय को कम खिला दूँ, तो वो गाय वहाँ से माइनस में चली जाएगी। तो काफ का जो खर्चा होता है बछड़ियों को तैयार करने में वो बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन 5 गायों का लगभग जो माने खर्चा तो लगभग 50% खर्चा हो जाता है। 3500 रुपये में 50% खर्चा हो जाता है। ओके, यानी कि जो भी अर्निंग है उसका 50% तो आपको फार्म को मैनेज करने में कॉस्टिंग चली जाती है जी। जो 50% है वो आपका प्रॉफिट होता है। हाँ। ठीक। अब जैसे अभी आपके पास में छोटे और बड़े मिला के 14-15 पशु हैं जी, तो इनको डेली चलाने के लिए, इनको पूरे फार्म को मैनेज करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा मेरे को सर, इसको चाहे तो 2 आदमी मैनेज कर सकते हैं। 14 गाय में कोई बड़ी बात नहीं है, पापा और मैं और फैमिली, मम्मी वगैरह सब करके इसको मैनेज करते हैं, लेकिन अगर हम 2 भी हो सिर्फ तो भी इसको मैनेज कर सकते हैं। और फार्म को चलाना, जब आप कमर्शियल रूप में जैसे गए 2 गाय से 5 गाय गए तो आपको फार्म को ऑटोमेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइव आप नहीं कर पाओगे। मिल्किंग आप हैंड मिल्किंग 1 गाय 2 गाय की हो तो कर सकते हो, मशीन से मिल्किंग होती है, मशीन से चाप कटर होता है, तो सारा काम ये पानी ऑटोमेटिक है, तो लगभग हमारा आधा काम तो ऑटोमेशन से हो जाता है। उसके बाद सिर्फ गोबर उठाना और हरा चारा खेत से लाना, मैन्युअली सिर्फ ये काम होता है। ठीक है। अब हम जैसे कुछ पिछले हमारे जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो थे उनमें किसानों के कुछ सवाल आए हैं जी, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो जैसे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको तो एरिया कितना चाहिए होता है, ठीक है, 1 गाय के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कितना एरिया चाहिए होगा, और हमें कितनी गायों से डेयरी फार्म नया स्टार्ट करना चाहिए
जो किसान पहली बार मतलब डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है उसको वो जी, स्टार्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका जितना बजट हो जी, आप उसके हिसाब से चल सकते हो। अगर आपका बजट लोन फ्री है तो आपके पास जितना बजट हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर लोन नहीं लिया आपने, आपको फार्मिंग करना है, आप पहले से फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो तो सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी है, जानकारी लेनी है, आप स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारे जो डेयरी फार्म स्टार्ट होते हैं 90% लोन के ऊपर ही होते हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपका यदि 10 लाख का लोन पास हुआ है तो सबसे पहले आपको शेड में खर्चा कम से कम करना है। 1 से 1.5 लाख रुपए में आपको शेड को निपटा देना है। ठीक है। हाँ, नीचे स्टार्टिंग में कच्चा फर्श रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ज़मीन अच्छी है तो कच्चा फर्श रहेगा, बाकी के समय में गाय को खुला छोड़ दो तो कच्चे फर्श में गंदगी नहीं होगी। तो अगर स्टार्टिंग में ज़मीन तो सबके पास होती है लेकिन पैसा नहीं होता है, उसके लिए वो गाय को बांध के रखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले को ये है कि आप शेड में खर्चा नहीं कर पा रहे हो, गाय को खुला छोड़ दो। आपको शेड में कुछ नहीं करना है, गाय को चारा खिलाना, मिल्किंग करना है, गाय को छोड़ देना है। आपको ज़्यादा अच्छे शेड की जरूरत नहीं है। और गाय की बात करें कि आपके पास 10 लाख का लोन अगर हुआ है तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए शेड में खर्चा होने के बाद आपको 3 से 4 लाख रुपए गाय में इन्वेस्ट करने हैं। बाकी का पैसा आपको बैकग्राउंड में जो आगे के लिए आपको बचा के रखना है। 3 से 4 लाख रुपए में स्टार्टिंग में किसान क्या करता है कि 10 लाख रुपए जैसे हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय लाने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा मैं ज़्यादा गाय लाऊंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जल्दी लोन रिकवर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम गाय लेना है और अच्छी क्वालिटी की लेना है। जैसे आप 15 लीटर वाली प्रतिदिन का एक गाय लेके आए, उसके बजाय कि आप 25 लीटर वाली एक गाय लेके आओ। मतलब आप 5 गाय ना लेके 3 गाय ले लो लेकिन 25 लीटर प्रतिदिन की ले लो, तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा और मेंटेनेंस कम होगा और आगे चल के आप गाय बढ़ाने के लिए ज़्यादा सक्षम होंगे। ठीक है। अब जैसे आपने 10 लाख का हम बात करते हैं, किसी के पास 10 लाख का बजट है। हाँ। 10 लाख का अगर किसी के पास में बजट है तो उसमें से उसको कितने मतलब टोटल पैसा उसको खर्च करना चाहिए स्टार्टिंग में, और कितना पैसा उसको बैकअप के लिए बचा के रखना चाहिए, जिसमें हम फार्म की जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, उसको नहीं गिनेंगे। सिर्फ बैकअप के लिए कि कल कोई हमारे दिक्कत आ गई या फिर कल हमारी किसी गाय ने अचानक से दूध देना बंद कर दिया, हमें 2 गाय और लेनी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसके लिए हमें अलग से पैसा चाहिए, तो बैकअप के लिए हमें 10 लाख में से कितना बजट रखना चाहिए और कितना लाख इन्वेस्ट करना चाहिए, वो थोड़ा सा। बैकअप में ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को 10 लाख में से 5 लाख ही इन्वेस्ट करना है। बाकी का जो बजट रहता है अपना बचा हुआ, वो अगले 3 महीने के लिए तैयार रखना है। जैसे ही 3 महीने की होती है वापस से अपन को 2-3 गाय और बढ़ाना है ताकि उनका मिल्क डाउन होगा, उनकी एआई हो जाएगी, वापस अगले बैच के लिए वो प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएगी। तो वापस से अगली गाय अपन को फार्म में बढ़ाता जाना है। एक साथ अपन बढ़ाएंगे तो एक साथ सारी गाय ड्राई होगी, एक साथ मिल्क बंद होगा, फार्म में प्रोडक्शन एक साथ कम हो जाएगा। उसको लोन पे चल रहा है पहले डेयरी फार्म, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रांजेक्शन पीरियड में पशुपालक गाय को खर्चा कम करेगा, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि सारी गाय एक साथ ड्राई हो जाएगी, कमाई तो कहीं से होगी नहीं, वो सोचेगा अभी खिलाऊं कैसे। ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको गाय हर 3-3 महीने की गैप में लेना है। 10 गाय लेनी है तो 3 महीने 3 ली, फिर अगले 3 महीने 3, फिर अगले 3 महीने 3, और गाय अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ठीक है। अब ये तो हमारा हुआ। एक चीज़ और आती है कि आप जो चारा लेके आते हैं, एक तो आप हरा चारा साल भर कैसे मेंटेन करते हैं, सूखा चारा आप साल भर कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा। सूखा चारा का सर हम सिर्फ गेहूं का भूसा देते हैं। जो अभी अप्रैल में सीजन चलता है गेहूं की कटाई, तो हम हर पूरे साल के लिए हम स्टॉक कर लेते हैं कि हम 10 गाय के लिए कितना चाहिए, तो वो स्टॉक पहले से हो जाता है, पूरे साल भर का अप्रैल में स्टॉक हो जाता है। ठीक है। वो दूसरे किसानों से आप परचेज करते हैं? जी, हमारे घर का खेत का भी होता है और दूसरों से भी लेते हैं। ठीक है। अगर किसी किसान के पास में जमीन कम है, जैसे वो सूखा चारा मतलब खुद का अगर नहीं उगा पा रहा है, तो क्या वो परचेस करके भी मतलब सर्वाइव कर पाएगा? हाँ, परचेस करके सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन उसको सीजन में परचेस करना पड़ेगा और जितना लोकल एरिया से करना पड़ेगा। जैसे अपने ही गांव से किसी किसान से ले लिया तो वहाँ से लाने की जो कॉस्टिंग होगी वो कम रहेगी, और सीजन पर लेंगे अप्रैल मार्च में तो गाय सूखले की जो रेट रहेगी वो भी बहुत कम रहेगी, तो वो खर्चा ना के बराबर हो जाएगा। अब हमारा जो हरा चारा, हरा चारा आप कैसे मेंटेन करते हैं? हरा चारा 12 महीने में इस प्रकार मेंटेन करते हैं कि स्टार्टिंग में हम जैसे अक्टूबर नवंबर के पास बरसीम लगाते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है, दिसंबर के आसपास से कटिंग चालू हो जाती है, तो बरसीम चालू हो जाती है, वो चलती है अप्रैल मई तक। तो अप्रैल मई तक चलती है, तो हम वापस मार्च में ही ज्वार लगा देते हैं, बाजरा लगा देते हैं, ताकि बरसीम खत्म होते होते हमारी ज्वार चालू हो जाए। वो ज्वार वापस अक्टूबर तक चलती है। हम उसको थोड़े थोड़े दिन की गैप में लगाते हैं ताकि ज्वार खराब ना हो। जैसे कि अपन को 2 बीघे की ज्वार की जरूरत है 10 पशुओं में, तो आधे बीघे की लगाई, फिर 15 दिन बाद फिर आधे बीघे की लगाई, ताकि वो कड़क होकर जानवर के खाने के लायक बचे।
इस करके उसको अलग अलग शेड्यूल से लगाते हैं। और वापस जैसे ही अक्टूबर तक ये चलती है, जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, सोयाबीन की कटाई होती है, हम बरसी में लगा देते हैं। ठीक है, तो हरा चारा आप लगभग कितने बीघा में लगा के रखते हैं जिससे आपका ये फार्म चल जाता है? हमारे लगभग 14 पशुओं के इस डेयरी फार्म में रेगुलर में तो 1 बीघे का चलता है, लेकिन एडवांस के लिए 1 बीघे का चलता है, तो 2 बीघे लगभग चालू रहता है। 2 बीघा का आप उसको रोटेशन में चलता रहता है, रोटेशन में चलता रहता है। ठीक है। अब आपने डेयरी फार्म से रिलेटेड तो सारी बातें बताई दी जी, लेकिन आपका जो इंस्टाग्राम पेज है जी, जहाँ पे आप डेली रील्स के माध्यम से किसानों को इस डेयरी फार्म के अपडेट देते हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी किसान हमसे बाद में सवाल पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। तो वो कहाँ आपसे जुड़ सकते हैं जहाँ उनको ज़्यादा जानकारी मिल जाए? आपको जो भी कमेंट बॉक्स में आपको जवाब की या फिर कोई भी प्रश्न होगा, तो हम इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर पेज चलाते हैं नीमच फार्मिंग, वहाँ पर आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हो और लगभग सारे सवालों के जवाब आपको हमारी रील में मिल जाएंगे। और फिर भी कोई ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में आके। बिल्कुल आपकी सेवा के लिए जितना हो सकेगा उतना करने के लिए हम तैयार हैं। तो विशाल भाई, आज के इस वीडियो में हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके लिए आपने टाइम निकाला है, उन किसान भाइयों की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेयरी फार्म पर, और सभी जो लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।